नमस्कार आप सभी दर्शकों का, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, साथ ही साथ ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में और अखबारों में हेडलाइन बनी हुई हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरज पाठक जी, एडिटर प्रवाल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एडिटर जय श्रीवास्तव जी, एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। सीधे चलेंगे जैसा के पास। सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई की अर्जी जो है खारिज कर दी गई है और आज जो है डेटा देने का आदेश दिया गया है। इसको लेके तमाम विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जिस प्रकार से कोर्ट ने इस मामले को बहुत सख्ती से निपटाने का सोचा है, निश्चित रूप से ये भारतीय जो राजनीति है, राजनीति पर बिल्कुल उथल पुथल मचने वाला है। क्योंकि यही वो मामला है जिस कारण से कई पार्टियां क्षेत्र में अवैधानिक रूप से पैसे के वितरण करते हैं, कुछ ना कुछ सामान देके, लालच देके वोट लेने की कोशिश करते हैं। पूरे देश में जो चंदा की जो प्रक्रिया है वो भले ही उसमें टैक्स फ्री होता है, यही इसका फायदा बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे जो चंदा देने वाले लोग हैं वो उठाते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जो डोनेशन देना चाहते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट में करने के लिए भी कई बार चंदा का सहारा लेते हैं और चंदा दे के बैकडोर से पैसा ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि उनके जो पैसा है उसमें टैक्स भी नहीं लगता है और बुक में दिखाने में आसानी हो जाता है। तो ये सारे चीजों को बैंक छुपाते हैं। छुपाते क्यों है कि किसको कितना चंदा मिला वो बताने में वो बोलते हैं निजी मामला है, इसीलिए इसको उजागर नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट के शक्ति के बाद देखिए कितने सख्त लहजे में उन्होंने आदेशित किया कि 15 दिन का समय मांग रहे थे, 15-20 दिन का समय एसबीआई ने मांगा था कि 20 दिन का समय हमें दे दीजिए, हम पूरा डेटा जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर देंगे। मंशा ये है कि वो यदि 15-20 दिन का समय लेते तब तक ये जो इलेक्शन है इसके आधा इलेक्शन की प्रक्रिया जो है संपन्न हो चुका होता। इस कारण से उन्होंने ये सोचा कि जब प्रक्रिया में, चुनाव प्रक्रिया में देश आ जाएगा तब यदि मैं जानकारी दूंगा तो बहुत ज्यादा नफा नुकसान किसी का होगा नहीं और बहुत ज्यादा चर्चाओं में हम नहीं रहेंगे। इसी कारण से जब उन्होंने कहा कि मुझे 20 दिन का समय दिया जाए तो फटकर तो ये कहा कि ये डाटा जो है ये मिनटों में हो सकता है, कुछ ही दिनों में जो है आप कुछ मिनटों में आप दे सकते हो, फिर क्यों आपको 20 दिन चाहिए, हमें कल तक का जो है समय हम देते हैं, आप डाटा प्रस्तुत करिए। मतलब आज दिन भर मतलब ये है कि 5 बजे तक उनको ये डेटा प्रस्तुत करना पड़ेगा। और वो भी ये कहा कि कोई बैंक ये मतलब कोर्ट में लाके प्रस्तुति कर देने की जरूरत नहीं है, वो सीधे बैंक वेबसाइट में अपलोड कर दें। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। इस पार्टी को कितना चंदा दिया जाता है, उस चंदा का करते क्या है, ये सारे चीजें इसमें उजागर होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक और जहां देश के जो चंदा का जो आंकड़ा है उसमें लगभग 33% भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा पैमाना है। ये 33 नहीं, 55%, 55% राशि भाजपा को चंदा के रूप में मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पिछले 7 साल में हजारों करोड़ रुपए चंदा मिल चुका है। इसी प्रकार से कुल मिला के पिछले 7 साल में 16,518 करोड़ रुपए का बॉन्ड बिके। जब जानकारी प्राप्त होने के बाद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसको कितना चंदा दिया है। निशा, एक और बात बताना मैं चाहूंगा कि ये जो मामला है यही मामला है कि चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने एक निर्धारित पैसे की जो है मापदंड बना रखा है कि आप इससे ज्यादा खर्च नहीं करोगे और उस खर्चे की डे बाय डे जो है उसकी जानकारी देनी होती है निर्वाचन आयोग को।
बिल्कुल। तो जानकारी कौन सी देते हैं? जो जानकारी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे हैंडबिल छापना या पोस्टर छापना। अब पोस्टर 1 लाख छापा, लेकिन दिखाते हैं 5,000 छापा, तो बिल्कुल। हिसाब 5,000 का ही उसमें दिया जाएगा। बाकी 1 लाख के हिसाब नहीं देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जो निर्धारित जो राशि है उस निर्धारित राशि के लेवल तक ही पहुंचना है। बिल्कुल। तो इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार है, जी। ये अब उजागर होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाएगी कि किसको कितने राशि दी गई है और उस राशि का उपयोग कितना हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो चंदा देने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि कोई देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले जो है लोग भी चंदा दे रहे हैं। इन सारे तत्वों का उजागर इसी मामले में होना है। बिल्कुल। जी निशा। जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे सूरज जी के पास, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, आज की जो तमाम बड़ी खबर है, तमाम बड़ी अपडेट जो कि अखबारों में हेडलाइंस बनी और सुर्खियों में लगातार, हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, मैं इससे पहले की खबरों की बात करूं, जी। मैं एक संपादकीय की बात करना चाहूंगा कि आज के अखबारों में जी। द प्रिंट एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता की एक संपादकीय प्रकाशित हुई, जी। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभाएं हैं, जो भाषण हैं, वो वास्तविकता में चुनाव 2024 के लिए नहीं, अपितु वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं और 2029 की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसको प्रमुख स्थान दिया गया है और इसको लेकर चर्चाएं भी छिड़ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि वो 24/7 चुनावी मूड में रहती है, तो वो 2024 का चुनाव संपन्न हो उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी 2029 के चुनाव की रणनीति बनाने में लग गई है। ये संपादकीय की बात हुई। दूसरी बात, एक और खबर की बात करूंगा जिसकी पूरे देश में चर्चा है। CAA कानून लागू हो गया है और गैर मुस्लिम अब शरणार्थी जो थे वो भारतीय बन जाएंगे। इसको लेकर कल भी देश न्यूज ने प्रमुखता से सारी चीजें बताई हैं, दर्शकों को समझाया है कि इसमें क्या होना है, क्या नहीं होना है। एक और खबर है जिस पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जिस तरह से ज्ञानवापी में ASI सर्वे की बात की जा रही है, उसके बाद अब मध्य प्रदेश की भोजशाला, क्योंकि भोजशाला का विवाद कई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं, कई बार वहां पर नमाज पढ़ने को लेकर के, सरस्वती पूजन को लेकर के बहुत विवाद की स्थितियां बन चुकी हैं। कोर्ट ने उसमें संज्ञान लिया है और प्रशासनिक स्तर पर बहुत प्रयास किए गए। अब जो बात आई है कि अब ASI सर्वे की बात आई और 6 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी जाने की बात आई है कि दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है और ASI सर्वे की, तो ये केवल जैसा कि पहले भी एक कार्यक्रम में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी कह चुके थे कि ये ज्ञानवापी तक सीमित नहीं रहने वाला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता तो कहते हैं कि अयोध्या हो चुका है, मथुरा काशी बाकी है। देश के लगभग 33,000 मंदिर ऐसे हैं जहां खुदाई की आवश्यकता है। ये बात हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने एक बात कही थी कार्यक्रम में। तो मैं यहाँ एक तो ये खबर है CAA को लेकर के और ज्ञानवापी की तरह अब भोजशाला में भी सर्वे होगा, ASI का सर्वे होगा। दूसरा, जनता से जुड़ी एक और खबर है जिस पर मैं दर्शकों का भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि पूरे देश में इस समय प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं और ये प्रॉपर्टी के रेट जो हैं, कई बार हम जैसे भोपाल में देखते हैं कलेक्टर गाइडलाइन, क्योंकि 16,000 की जो प्रॉपर्टी थी वो 60,000 की हो गई। बिल्कुल। तो अब ये जो स्थितियां बढ़ रही हैं, ये एक बार हम कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में बूम की स्थिति है, लेकिन ये बूम अप्रत्याशित और अप्रदर्शित है। क्योंकि पहले हमने देखा कि रियल एस्टेट में इस सेक्टर में जो बूम आया था वो जग जाहिर था कि हाँ रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आया वो, लेकिन इस बार जो शने शने बूम बढ़ रहा है, शने शने बूम आया है, ये एक सुनियोजित तरीके से बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए, भूमाफिया को, भूमालिकों को, सबको लाभ पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से इसकी गति, इसकी रफ्तार इतनी धीमी रखी गई है कि ये जनता तक वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है कि ये कितने की प्रॉपर्टी कितने में जा रही है, और वो जो चीजें हैं उसका सीधा सीधा लाभ भूमाफिया उठा रहा है और प्रशासन को अपने इशारे पर चला रहा है। स्थानीय प्रशासन की बात करें, राजस्व की बात करें, तो ये केवल मैं मध्य प्रदेश की या भोपाल की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं कि पूरे देश में इस समय जो है भूमाफिया की सक्रियता इतनी है माफी चाहूंगा कि उन्होंने प्रशासन को
प्रशासनिक अधिकारियों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आम जनता जो है, जो आम उपभोक्ता है, जिसे वास्तव में घर की आवश्यकता है, जो प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, वो इस भूमाफिया के शिकंजे में जकड़ चुका है। और ये जो बूम, जिसे हम बूम की संज्ञा दे रहे हैं, वास्तव में बूम नहीं है, ये वो वाला बूम है जो क्रिएट किया हुआ है। और यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति के परिदृश्य में जहां हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल चल रहा है और कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लीडर हैं, वो हार की प्रत्याशा से अब उनका पलायन लगातार जारी है। इसी क्रम में कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ मध्य प्रदेश की राजनीति में, जहां कांग्रेस का अरुणोदय और शिवदयाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और दीपक जोशी जो पूर्व मंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में, उनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी रोक दी गई है। ये एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम रहा है कि सुबह से जब खबर चली कि वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं, लेकिन बीच में ही उनकी सदस्यता को रोक दिया गया और ये भी कहा गया कि कुछ नेताओं का हस्तक्षेप रहा है। हालांकि ये वो नेता नहीं रहे हैं जिनका पूर्व में इनको बड़ा हस्त प्राप्त रहा है, पूर्व में इनके साथ रहे हैं और सियासी गलियारों में इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बात जरूर है कि ये जो सियासी उठापटक हो रही है, इस सियासी उठापटक में हमें ये जरूर देखना होगा, ये देखना लाजमी होगा कि वास्तव में ये जो चीजें चल रही हैं, ये हार की प्रत्याशा है, हार की हताशा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो रणनीति बनाई गई है कि जैसा उन्होंने कहा था 2014 के चुनाव में कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है और पूरे देश से अब कांग्रेस के जो नेताओं का पलायन है वो यही जाहिर कर रहा है कि हाँ, अब देश जो है कांग्रेस मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़े हैं, उनसे तमाम पॉलिटिक्स से जुड़ी तमाम अपडेट लेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और कांग्रेस और भाजपा में अभी क्या चल रहा है, फिलहाल हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है। जिस तरह से कांग्रेस के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और जिला अध्यक्ष भी जो कांग्रेस के हैं, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और लगभग ये आंकड़ा 500 पार कर चुका है। अभी तक 500 के लगभग कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। इनमें 10 पूर्व विधायक हैं, 2 पूर्व सांसद हैं और 4 मौजूदा जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल है और अभी आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये कांग्रेस की सूची जो आजकल में जारी हो रही है, कोई आश्चर्य नहीं है कि 1-2 प्रत्याशी भी ऐन वक्त पर पलायन कर लें, पल्ला झाड़ लें। इसको लेकर भी जो है वाटर वॉच की स्थिति बनी हुई है, क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्साह है, प्रत्याशियों ने घर घर दस्तक देना शुरू कर दिए, काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और केंद्र की जो कल्याणकारी योजना है वो लेकर उम्मीदवार घर घर दस्तक दे रहे हैं और उनको न केवल दे रहे हैं बल्कि वो गिनवा भी रहे हैं। और आगामी जो कार्यक्रम होंगे, आगामी जो योजना है पार्टी की, उसको लेकर भी मतदाताओं के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, तमाम वर्ग जो समाज के हैं उनके संग एक बहुत बड़ी बैठक का दौर शुरू हो चुका है। वहीं कांग्रेस जो है अभी प्रत्याशियों की तलाश में ही है। देखिए दोनों में कितना बेसिक अंतर है, तो इसको लेकर राजधानी में और मैं समझता हूँ होली के बाद ये और तेजी से बढ़ेगा। इस तरह दोनों ही दल जो है वो अब चुनावी रणनीति में लग गए हैं। ये बात सही है कि जो लोग जा रहे हैं कांग्रेस से, उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये प्रेशर, रेत और माफियाओं की लड़ाई है, इसको उनको अपना अपना वर्चस्व बचाना है, धंधे पानी बचाना है, इसलिए वो पार्टी बदल रहे हैं। वही जो है कांग्रेस के मध्य प्रदेश 10 साल अध्यक्ष रहे दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो लोग जा रहे हैं उनका विचारधारा के साथ, हौडेबाजी के साथ कोई लेन देन नहीं है, अर्थात वो कभी भी जो है कांग्रेस के विचारधारा के थे ही नहीं, वो सत्ता सुख के लिए आए थे और वो चले गए। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं और इस बीच जो है वो प्रत्याशियों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको सूची का इंतजार है कांग्रेस की कि आज या कल में जो सूची जारी होगी 10 या 12 नाम
जोड़ सकते हैं। खासकर छिंदवाड़ा पर सबका फोकस है कि नकुलनाथ जी को टिकट मिलता है, कहाँ लड़ते हैं, नहीं लड़ते, कहाँ जाते हैं। कमलनाथ की भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस तरह असमंजस की स्थिति जो है मध्य प्रदेश के प्रदेश में कांग्रेस में बनी हुई है। जी बिल्कुल। सीधे चलेंगे जय श्रीवास्तव जी के पास, क्योंकि देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया गया है जिसमें गैर मुस्लिम पाकिस्तान, बंगला और अफगान शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी। इसके साथ जो ममता बनर्जी ने सीए और एनआरसी को संवेदनशील बताया है, इसको लेके जो विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सीए को लेके बहुत कुछ भ्रम है। भ्रम ये है, जैसे आपने ममता बनर्जी के लिए कहा कि ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये इससे अराजकता फैल जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हकीकत में ये किसी के नागरिकता छीनने वाला कानून है ही नहीं, और ये है नागरिकता देने वाला कानून है। इसके मतलब यही है कि जिसको यहाँ पर अवैधानिक रूप से जो रह रहे हैं, जो शरणार्थी लोग हैं, उनको आज भी वर्षों से नागरिकता नहीं मिली, उनको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। मैं इसमें ज्यादा, क्योंकि हमारे संपादक सूरज पाठक जी इसमें विस्तार पूर्वक बात कर चुके हैं, लेकिन जो बात, दो चीजें हैं जो बताने लायक है, जो मुझे इसमें ड्रॉबैक लग रहा है, जो इसमें कमी है। एक, जो इसमें एक शब्द का उपयोग किया जा रहा है कि शरणार्थी, ये मामला केवल शरणार्थी का नहीं है। बिल्कुल, शरणार्थियों का तो मामला वर्षों पुराना है। ये मामला है जो दो प्रकार के, जो भाषा है इसको समझना होगा। इसमें शरणार्थी और घुसपैठिया। शरणार्थी उसको कहा जाता है जो सरकार ने शरण दी है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनको, और घुसपैठिया वो है कि जो बिना किसी के इजाजत के, बिना पासपोर्ट के, जबरन किसी न किसी माध्यम से भारत देश में घुस आए हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि यदि आप शरणार्थियों को नागरिकता देने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो संख्या है वो बहुत सीमित है, बहुत कम है, और अधिकतर लोगों ने नागरिकता ले चुके हैं यहाँ पर, या उन लोगों के जो है उम्र बीत गई है, 2-2, 3-3 पीढ़ी अभी यहाँ पर मतलब अभी है, तो उनको नागरिकता की बहुत ज्यादा जरूरत है ही नहीं। कारण क्या है कि जो शरणार्थी के रूप में भारत में आए हैं वो 60 साल, 70 साल, 80 साल के हैं। उसके बाद उनके जो बच्चा है उनका जन्म यहाँ इंडिया में हुआ है, तो जब जन्म प्रमाण पत्र उनके पास है तो उनको नागरिकता की जरूरत नहीं, स्वतः ही वो नागरिक बन चुके। बिल्कुल। दूसरा यही है कि जो देश के सबसे बड़ी पीड़ा है, जो घुसपैठियों से निपटने का है, उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और इसमें यदि आप इस शब्द से बांधोगे कि शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए ये कानून है, तो वो जो समस्या है उसका हल नहीं होना है। बिल्कुल। हल तब होगा कि जब आप जो घुसपैठिया है, गैर मुस्लिमों की बात मैं कर रहा हूं, उनको यदि आप नागरिकता देना चाहते हैं तो स्वतः ही आपको घोषणा करना पड़ेगा कि जो लोग अभी आ चुके हैं, वर्तमान रह रहे हैं, वो सबको बिना आवेदन के जो है नागरिकता दे दी जाएगी। बिल्कुल। वो गैर मुस्लिम हो, क्योंकि वो लोग किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित होके इस देश में आए हैं। आप सोचिए, कोई भी बंदा मातृभूमि को नहीं छोड़ना चाहता है। बिल्कुल। और जमीन जायदाद घर छोड़ के यदि आए हैं तो निश्चित रूप से वो इतना प्रताड़ना का शिकार रहे वो लोग, तब जाके वो अपना मातृभूमि छोड़ के, जमीन जायदाद घर छोड़ के, पूरे परिवार के साथ रिस्क लेके भारत में आए हैं। अब उनको यदि आप नागरिकता देना चाहोगे और उनको यदि ये आवेदन निवेदन के श्रेणी में रख के यदि उलझाओगे तो ये समस्या हमेशा बना रहेगा। तो सवाल ये है कि जो लोग 20, 25, 30 साल से रह रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा, जो समाज में रह रहे हैं वो अपने आप को इस बात से छुपा के रखा है कि मैं बांग्लादेश से आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ या अफगानिस्तान से आया हूँ। बिल्कुल। भले ही वो हिंदू है, सिख हो या गैर मुस्लिम किसी भी धर्म के हो,
बिल्कुल बिल्कुल। आज यदि वो एप्लीकेशन करता है तो निश्चित रूप से सार्वजनिक हो जाएगा कि ये बंदा तो पहले से ही बांग्लादेशी या विदेशी था, बिल्कुल हमारे बीच में अवैध रूप से रह रहा था। समाज में हीन भावना पैदा होगी उसके प्रति, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जो है वो बंदा कभी आवेदन निवेदन नहीं करेगा। जी जी। तो इसी कारण से ये फ्री हैंड करना चाहिए, भले ही उसके जांच हो, छानबीन हो कि कोई गैर कानूनी ढंग से जो रह रहा है वो कोई अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, या कोई बड़ा कोई कांड करके तो नहीं आया है, ये सब इंक्वायरी हो, लेकिन इन सिस्टम से उसको बाहर रखा जाना चाहिए। और सीए में यदि बाकी में गैर मुस्लिम जो पीड़ित लोग जो भारत में आए हैं उनको मदद करने का उद्देश्य हो तो उनको फ्री हैंड करना पड़ेगा। तो दो चीजें मुझे समझ में आ रहा है कि एक जो शब्द हटाना पड़ेगा कि शरणार्थी शब्द को इसमें से हटाना पड़ेगा। दूसरा यही है कि जो घुसपैठे पेटिए शब्द है उसमें यह है कि उनको नागरिकता देके उस शब्द को समाप्त करना पड़ेगा कि नहीं भैया वो घुसपैठे ने, हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा इससे एक और चीज होगा कि जो मुस्लिम है, आप आसपास के जो देश है वो इतने मुस्लिम कंट्रीज से जो लोग आए हैं उनके मंशा निश्चित रूप से ठीक नहीं है, बिल्कुल क्योंकि वो इस प्रकार से पीड़ित नहीं रहे वहाँ। बिल्कुल। वो घुसपैठिए हो सकते हैं, लेकिन जी। कोई सिख, कोई बौद्ध, कोई हिंदू यदि इस देश में देश छोड़ के आए हैं तो घुसपैठिए नहीं है, वो मजबूरी में आए हुए व्यक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिला के ये दो सुधार इसमें होना चाहिए, और इसके अलावा कोई ज्यादा ये नहीं है। बहुत अच्छा कानून है, इसमें मुस्लिमों को भी कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भारतीय मुस्लिम है उनको इस देश में रहने का अधिकार है, इस देश से किसी अन्य देश में भेजने का कोई ये नहीं है, एजेंडा नहीं है, और ना ही सीए उसके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें जरूर भारत में यदि कोई अन्य देश से कोई मुस्लिम घुसपैठिए के रूप में आके बसे हुए हैं उनके लिए ये जरूर सोचनीय बात है, चिंता का विषय है कि उनको अब देश छोड़ के जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक मुद्दों से जुड़ी थोड़ी हम जानकारी लेंगे। सूरज जी, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए बहुत सारी खबर है, जैसे कि एक खबर का मैंने जिक्र किया कि प्रॉपर्टी वाली जो खबर है। दूसरी खबर है सेंसेक्स को लेकर के कि जो आर्थिक विश्लेषक हैं उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ये आने वाले कुछ वर्षों में सेंसेक्स जो है 1 लाख का आंकड़ा पार कर लेगा और उससे देश की जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। दूसरा मैं बताना चाहूंगा एक और खबर, जिन खबर पर कल चर्चा तो हुई, जिस खबर को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घोषणा करने वाले, और उन्होंने उस समय एक ट्वीट किया था अग्नि 5 को लेकर के, बिल्कुल दिव्यास्त्र को लेकर के डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई दी थी, और साथ ही ये कहा गया था कि ये 400 पार का जो दिव्यास्त्र है अग्नि 5 और पूरी दुनिया के लिए, अब क्योंकि जिस तरह से ये टारगेट करने में सक्षम है, स्वदेशी तकनीक से एक साथ कई टारगेट कर सकता है, आधी दुनिया अब भारत की जद में है। एक ये खबर है भारत की सुरक्षा को लेकर, और एक और सर्वे रिपोर्ट आई है कि पिछले कुछ वर्षों में, 1 साल में यदि हम देखें तो भारत में शस्त्र जो है, शस्त्र अस्त्र दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदने वाला देश भारत है। भारत के पास सुरक्षा का भंडार पर्याप्त बना हुआ है। एक तो ये खबर है राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा एक खबर जो है जिस पर चर्चा बहुत लाजमी है क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है और मध्य प्रदेश में कल मोहन यादव की कैबिनेट में कुछ फैसले लिए गए हैं, बिल्कुल, और वो फैसले चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनका जिक्र लाजमी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। गेहूं का जो एमएसपी है 2275 रुपए, उसके साथ यह बोनस दिए जाने का फैसला लिया है जो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बनने के लिए मजबूर कर सकता है और उन पर यह जो प्रलोभन की स्थिति आ सकती है कि हाँ, चूंकि सरकार उन्हें दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की है, तो ऐसी स्थिति में वो यदि 2018 का जो चुनाव हमने देखा था उसमें किसानों की बल चलती ही उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी। दूसरी एक और बात है कि जैसा कि एक कार्यक्रम में देश न्यूज ने पहले बताया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 29 कमल की माला मध्य प्रदेश से यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने की बात कर रही है तो वो जनजाति के सहारे कर रही है। और उसी क्रम में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, मोहन यादव की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जनजाति आदिवासी न्याय अभियान के अंतर्गत बैगा, नारिया और सहारिया जनजाति के जो मतदाता हैं, जो घर हैं,
तक बिजली पहुंचाने का काम चुनाव से पहले करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये एक बड़ा फैसला लिया गया, 2 फैसले, हालांकि और भी कुछ फैसले लिए गए हैं कल कैबिनेट में, लेकिन इसके साथ ही ये एक बड़े फैसले हैं जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। और इन वर्गों के लोगों को, चाहे किसान वर्ग की बात करें, बैगा, सहारिया, भारिया मतदाताओं की बात करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, ऐसा वातावरण बनाने के लिए इन दोनों फैसलों का बहुत अहम स्थान होने वाला है लोकसभा चुनाव में। जी बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी जुड़े थे, पॉलिटिकल एडिटर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस वार्ता में तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट जानी। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।